Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic types of borrowers part 2. Part 1 ऑलरेडी कल प्रीमियर हो चुका है, तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं. तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म जो है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया है. अब हम एच एंड उसके बाद के जो बोरोवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो सारे लोग होते हैं हु हैव लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. तो एक मेल कॉमन एंसेस्टर से सारे जो डिसेंड हुए हैं आगे, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं. पहले जो विमेन थी दे डिड नॉट हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद अब विमेन जो है, डॉटर्स जो है, उनके राइट्स भी सन्स के बराबर हैं. तो एच जो है उसे आप कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं कर सकते हो. ऑटोमेटिकली अगर आपकी हिंदू फैमिली है तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हो. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपना एक पैन कार्ड भी होता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना अलग से टैक्स असेसमेंट के लिए भी फाइल करती है. अब इसमें मेल और फीमेल मेंबर्स दोनों होते हैं, ठीक है, जो एक कॉमन मेल एंसेस्टर से आए हैं. मदर्स, वाइफ, विडोज, अनमैरिड डॉटर्स, वो सब भी एचएफ का पार्ट बनती हैं. एंड अब विमेन को भी सेम एज मेन प्रॉपर्टी में राइट्स हैं. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो मिताक्षरा लॉ के अंडर हो सकती है या दयाभाग लॉ के अंदर. जो मिताक्षरा लॉ होता है उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है आपको बाय सक्सेशन, कि आप के फादर की प्रॉपर्टी, उसमें आपका हिस्सा है, आपके बेटे का आगे हिस्सा है, आपकी बेटी का आगे हिस्सा है. दया भाग में जो प्रॉपर्टी एक्वायर होती है बाय फादर्स डेथ होती है, बाय सर्वाइवरशिप होती है, कि जब फादर की डेथ हो जाएगी तब उनके बच्चों को आगे प्रॉपर्टी मिलेगी. एंड इट इज ऑल गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. तो एचयूएफ का अपना पैन कार्ड होता है. एचयूएफ में जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसे कर्ता बोला जाता है या मैनेजर, ठीक है. वैसे तो ज्यादातर जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होते हैं वही कर्ता बनते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने बोला है कि जो एल्डेस्ट फीमेल है वो भी कर्ता बन सकती है, लेकिन ज्यादातर मेल ही होते हैं जो कर्ता होते हैं. कर्ता की डेथ होने के बाद जो अगला मेल को पार्टनर सबसे बड़ा होता है वो कर्ता बन जाता है. कर्ता प्रॉपर्टी मैनेज करता है फैमिली की, और फैमिली बिजनेस पे उसकी अथॉरिटी होती है. कर्ता के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, बट द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी. तो अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो कर्ता की लाइबिलिटी ज़्यादा होती है. जो को पार्टनर है, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड टू देयर शेयर होती है. अगर 5 लोग हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जिसमें से एक करता है और 4 को पार्टनर है, तो ये जो 4 को पार्टनर है इनका जितना प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतना ही इनकी लायबिलिटी बनती है लोन वगैरह के केस में, ठीक है. तो कर्ता बोरो करना मनी फैमिली नीड्स के लिए, प्रॉपर्टी को मैनेज करना, लीगली रिप्रेजेंट करना एचएफ को, ये सारे काम कर्ता के होते हैं. पावर्स की बात करें तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को की पोजेशन ले सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी जो इनकम आती है उसको मैनेज करता है, और फैमिली प्रॉपर्टी को सेल करना, रिप्रेजेंट करना, ये सारे काम कर्ता के होते हैं. ड्यूटी है कि मैनेज भी उसको करना है, और जो भी इनकम या फंड्स आ रहे हैं फैमिली प्रॉपर्टी से उनकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखना, ये काम कर्ता के होते हैं, ठीक है. जो बैंक वाले होते हैं जब वो एक एचएफ से डील करते हैं तो उन्हें कर्ता आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन करता है, क्योंकि उसी के साथ सारी मेजर डीलिंग्स होती हैं. और ये भी इंश्योर करना है कि जो भी डीलिंग्स या बोरविंग्स हैं वो जॉइंट फैमिली बिजनेस के बेनिफिट के लिए ही होनी चाहिए. जो भी कर्ता लोन ले रहा है एचएफ के नाम से वो एचएफ के लिए ही यूज़ होना चाहिए. जब एक एचएफ को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सारे अडल्ट मेंबर्स जो होते हैं एचएफ के, उन्हें साइन करना पड़ता है. बैंक अकाउंट ओपन करते हुए जो साइन होते हैं वो सारे अडल्ट मेंबर्स के होते हैं, और वो सब जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं. जो भी बोरिंग्स होती हैं, जो भी ओवरड्राफ्ट है, तो वो सब लोग लाइबल होते हैं फॉर दी लोन्स, ठीक है. अब अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. इसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 है. उसके अंदर कंपनीज फॉर्म होती हैं. कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि लोग आते जाते रहते हैं कंपनी में, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती है, और कंपनी की आइडेंटिटी अपने मेंबर्स और ओनर से सेपरेट मानी जाती है, ठीक है. कंपनी के खुद के राइट्स, लाइबिलिटीज, पावर्स और ड्यूटीज होती हैं जैसा कि लॉ बताएगा, और जो चीज़ें नेचुरल पर्सन लीगली करता है वही कंपनीज भी करती हैं, ठीक है. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है,
पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के केस में तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, कंपनी की होती है। ठीक है, तो कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीदती है, उसके अपने नाम पे लायबिलिटीज होती हैं, अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी मैनेज कर सकती है। ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनका लेना देना सिर्फ अपने हिस्से तक का ही होता है। ठीक है, अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे 2 लाख के, तो मेरी लायबिलिटी है कंपनी को 2 लाख रुपए देना, बस। इससे ज्यादा की मेरी लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है लिमिट टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर। अगर मैंने 2 लाख के शेयर्स खरीदे है ना, और मैंने 1.5 अभी कंपनी को दे दिए, तो मुझे मैक्सिमम अब मुझसे कंपनी 50 और मांग सकती है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने जितने शेयर्स हैं उतनी ही मेरी लायबिलिटी होगी। ठीक है, अगर कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है, तो कंपनी अगर डूब रही है, तो शेयर होल्डर्स से पैसा नहीं मांगा जा सकता एक्स्ट्रा कि तुम अपना पर्सनल पैसा दो कंपनी को। ऐसा नहीं होता, कंपनी की एसेट्स बेच के जितना रिकवर होता है उतना ही रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के जो अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपनी उनकी लाइबिलिटीज होती हैं, और कंपनी में लोग वॉलंटरी एसोसिएट करते हैं, प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, और कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है, एंड सिर्फ लॉ के थ्रू ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें, तो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती है, जो पब्लिक कंपनीज है उसमें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, इधर से उधर शेयर करना ईजी होता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहाँ पे शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी पे केस भी किया जा सकता है, कंपनी पे केस भी हो सकता है। अगर मुझे जियो कंपनी से प्रॉब्लम है, मैं जियो कंपनी पे केस करूंगी, मैं मुकेश अंबानी पे केस नहीं करूंगी, क्योंकि वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की। अगर हम मेंबर्स की बात करें, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन ही होता है। कंपनी जब स्टार्ट होती है तो एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम का डॉक्यूमेंट होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम का डॉक्यूमेंट होता है, जिसे सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उसे सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, जो रजिस्ट्रार है उसके पास करवाना पड़ता है, और उसके बाद जब ये सब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए प्रमोटर को कंपनी का नाम, कंपनी का टाइप, कंपनी का एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ता है। बताना पड़ता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के क्या रूल्स हैं। ओके, अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसे चार्टर ऑफ कंपनी बोला जाता है। ये मतलब एक काफ़ी सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है जिसे चेंज करना इजी नहीं होता। कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया है कंपनी वही काम कर सकती है, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा चलेगा। इसमें लिखा होता है कि डायरेक्टर्स कितने हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर और बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके क्या प्रोसीजर होगा, शेयर ट्रांसफर करने का क्या प्रोसीजर है, कंपनी की बोरोइंग पावर कितनी है, कंपनी के ऑफिसर कौन है। ये जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से थोड़ा सा नीचे का डॉक्यूमेंट होता है। तो एमओए जो है उसमें कंपनी का नाम और प्रमोटर्स जो है मस्ट सबमिट एटलीस्ट 3 नेम ऑप्शंस टू द रजिस्ट्रार। जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास भेजती है कि हम कंपनी का नेम ये रखना चाहते हैं, तो कम से कम 3 नेम ऑप्शन भेजनी पड़ती हैं, 3, ताकि पहला रिजेक्ट हो जाए तो दूसरा, दूसरा रिजेक्ट हो जाए तो तीसरा नाम जो है वो हम कंपनी का रख सकते हैं। पब्लिक कंपनीज को अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है और प्राइवेट कंपनीज को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। कंपनीज कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो मिसलीडिंग हो या प्रोहिबिटेड हो अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो कोई भी मिसलीडिंग या प्रोहिबिटेड नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगली एमओए, एओए सबमिट हो जाते हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद ये लीगली सर्टिफाई करता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है इस डे से। ठीक है, जो डेट मेंशन है, कंपनी मतलब पैदा हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ टाइप का होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा होता है। और 2019 में कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी जिन्होंने बोला था कि जो कंपनी है उसे कंपनी 180 डेज
के अंदर अंदर ये डिक्लेरेशन फाइल करना होता है कि सारे सब्सक्राइबर्स ने जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो पे कर दिए। तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के अंदर अंदर उन्हें ये रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है कि जितने भी जो लोग थे जिन्होंने हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया था, सबने अपने वैल्यू ऑफ शेयर्स पे कर दिया है, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी वेरीफाई करवा लिया, उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों के सिग्नेचर होते हैं, कंपनी का कॉमन सील होता है। पहले कॉमन सील कंपलसरी होता था कि वो कंपनी का ठप्पा लगना सिग्नेचर की जगह, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अगर कॉमन सील अवेलेबल नहीं है तो या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दें, तो भी वो कॉमन सील जितनी ही वैल्यू रखेगा। तो अब कॉमन सील यूज करना ऑप्शनल हो चुका है, ठीक है। फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब होता है कि जब ये कंपनी बनती है ना लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि जो मेंबर्स हैं, अगर कंपनी कल वाइंड अप होगी तो हर मेंबर इतना इतना पैसा देगा, इतना पैसा देने की गारंटी देगा। ऐसी कंपनी की शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो ऐसी कंपनीज होती है लिमिटेड बाय गारंटी, ये ज्यादातर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती है, कोई भलाई का काम वगैरह करने के लिए, उस पर्पज के लिए बनती है। ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वो बंद होने वाली है, तो जिन जिन लोगों ने पैसा देने की गारंटी दी थी वो वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा देंगे ताकि क्रेडिटर्स का पैसा चुकता हो सके। फिर एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं जिन्हें कोई एक्ट बनाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना है। जितने भी इस टाइम पे नेशनलाइज बैंक्स हैं सरकारी, वो नेशनलाइज बैंक्स अंडर दी बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 के अंदर बने। इंदिरा गांधी ने जो पब्लिक कर दिया था प्राइवेट बैंक्स को, वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 80 के अंडर किया था, तो इसीलिए वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो किसी एक्ट के तहत बनते हैं, तो बैंक जब डील करेगा तो वो एक्ट के अकॉर्डिंगली डील करेगा, ऐसे अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बोरो करना है। फिर क्लब सोसाइटीज या नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस को अगर बैंक के साथ डील करना है, तो ये बॉडीज वो होती हैं अगर ये रेलिवेंट किसी लॉ के अंडर नहीं बनी है तो इनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। हो सकता है कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो कोई सोसाइटी क्लब, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर बना है, कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बना है। तो बैंक जब ऐसे किसी एसोसिएशन के साथ डील करता है, क्लब सोसाइटी वगैरह के साथ, स्कूल वगैरह हैं, वो देखेगा कौन से एक्ट के अंडर बने हैं और वो सारे बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन पढ़ के फिर चेक करेगा बैंक कि इनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। फिर बात करते हैं ट्रस्ट की। इंडिया में जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट के थ्रू। जो हिंदू ट्रस्ट हैं वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के थ्रू होते हैं। जो मुस्लिम ट्रस्ट हैं वो वाकफ एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। तो जब भी बैंक डील करेगा तो वो देखेगा कि कौन सा एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। ट्रस्ट में ट्रस्टी होता है जो सारे ट्रस्ट को मैनेज करता है, ठीक है, और उसकी पावर और ड्यूटीज ट्रस्ट डीड में दे रखी होती हैं, ठीक है। जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उनमें ज्यादातर चैरिटी कमिश्नर्स वगैरह सुपरवाइज करते हैं, और जो वाकफ ट्रस्टी होते हैं, मुस्लिम वाकफ ट्रस्टीज होते हैं, उन्हें मुतावली बोला जाता है, वो वाकफ बोर्ड उन्हें रेगुलेट करता है। तो बैंक को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, देखने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स कि क्या इनके साथ डीलिंग की जा सकती है, नहीं डीलिंग की जा सकती। तो जब ट्रस्ट वालों का अकाउंट ओपन करना है तो बैंक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा, ट्रस्ट डीड मांगेगा, पैन नंबर मांगेगा, पैन अकाउंट नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 मांगेगा। फिर इस ट्रस्ट के बेनिफिशियल ओनर कौन है, मैनेजर कौन है, ऑफिसर कौन है, एम्प्लॉयज कौन है, किन के पास अथॉरिटी है, उन सब का डाटा भी बैंक मांगेगा, तभी आपके साथ लेंडिंग का ट्रांजैक्शन करेगा। ओके, फिर बात करते हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। ये ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया है। देखो, नॉर्मल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर मर गया पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी एक तरीके की पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनरशिप की अलग लीगल आइडेंटिटी है, पार्टनर्स की अलग। नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्न होती है, ठीक है। वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की अपनी लीगल पहचान नहीं होती। लेकिन एलएलपी सेपरेट होती है अपने पार्टनर से, उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, पार्टनर्स आए जाएं फर्क नहीं पड़ता, एलएलपी चलती रहती है, ठीक है। पार्टनर्स चेंज होने से राइट लाइबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। तो अगर एक एलएलपी में 3 पार्टनर्स हैं तो 2 इनमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है,
ठीक है। और एलएलपी की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, उसके अपने नाम पे वो एसेट्स खरीदता है। पार्टनर्स उतना पैसा पे करेंगे जितना उन्होंने अग्री करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए अग्री किया, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अगर एक पार्टनर गड़बड़ करता है कोई, तो दूसरे पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है। ये भी अपना प्रॉपर एलएलपी के लिए ये भी अपना डीड बनाते हैं जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। एंड the incorporation document and other relevant information must be filed with the registrar where the registered office is situated। तो ये जो इनका incorporation document होता है एलएलपी का, इन्हें भी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा आप हेल्प चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, इसमें प्रिपरेशन के लिए जैब में पीपीबी एएफएम एनी सब्जेक्ट, तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सुपर क्रैश कोर्स। विद इन 24 लेक्चर्स विल बी कवरिंग एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला है व्हाट लॉ गवर्न्स दी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कौन गवर्न करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है। अगला है हु इज कंसिडर्ड एट द मैनेजर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का मैनेजर कौन होता है? कर्ता। को पार्टनर बाकी मेंबर्स को बोलते हैं, कर्ता जो मेन मैनेजर होता है। Which document acts as the charter of a company and contains details like the name, registered office, objectives। ये सब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि नाम कंपनी का, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफिस कहाँ पे है। जो चीज़ों को बदलना मुश्किल होता है ना, वो एमओए में होती है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैच्यूटरी कौन सा होता है? जो किसी लॉ के अंडर फॉर्म हुई है, स्पेसिफिक लॉ बना के उसको फॉर्म किया गया है। तो रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। तो एसबीआई एक्ट 1955 के थ्रू बना है, तो वो एक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड, लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये डिपेंडेंट ऑन द कंपनीज टर्नओवर। तो एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।